चलता है कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब उसमें इन मूल कर्तव्यों का कोई जिक्र ही नहीं था। हाँ, ये मूल संविधान का हिस्सा थे ही नहीं। अधिकारों की सूची तो पहले दिन से मौजूद थी, हम्म। लेकिन कर्तव्यों को संविधान में शामिल होने में 26 साल लग गए। असल में ये इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू है। इन कर्तव्यों को बहुत बाद में 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। अच्छा। हाँ, और इसके लिए संविधान में एक नया हिस्सा अनुच्छेद 51A बनाया गया। शुरुआत में इनकी संख्या केवल 10 थी। बाद में समय की ज़रूरतों को देखते हुए साल 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एक 11वां कर्तव्य भी इसमें जोड़ दिया गया। अब इस इम्यून सिस्टम के अलग-अलग हिस्सों को समझते हैं। हम इन 11 कर्तव्यों को एक-एक करके रटने की बजाय इनके पीछे की भावना को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमारे दस्तावेजों में जो पहला बड़ा समूह दिखता है, वो सीधे तौर पर राष्ट्र की संप्रभुता, उसके प्रतीकों और हमारी सुरक्षा से जुड़ा है। इसमें संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने की बात कही गई है। साथ ही देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने का भी जिक्र है। देखिए, ये वे कर्तव्य हैं जो सीधे तौर पर हमारे राष्ट्र के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उसे सम्मान देते हैं। बिल्कुल। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान सिर्फ कपड़े का टुकड़ा या कुछ पंक्तियां नहीं है। वे हमारे सामूहिक संघर्षों और हमारी आजादी के प्रतीक हैं। उनका सम्मान करना वास्तव में उन लाखों लोगों के बलिदान का सम्मान करना है जिन्होंने इस देश को बनाया है। हाँ। और देश की रक्षा करने का मतलब केवल ये नहीं है कि हर किसी को सीमा पर जाकर लड़ना है। इसका मतलब यह भी है कि संकट के समय पूरा देश एक साथ खड़ा हो सके। और इसी समूह में एक बात और शामिल है, स्वतंत्रता संग्राम के उन महान आदर्शों को अपनाना जिन्होंने भारत की आज़ादी को प्रेरित किया। अब इतिहास की किताबों में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि रोजमर्रा की भागदौड़ में, आज के आधुनिक समय में, इन स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का क्या मतलब हो सकता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का मतलब सिर्फ पुराने नारों को दोहराना नहीं है। इसका मतलब है अहिंसा, समानता, न्याय और त्याग की भावना को अपने रोजमर्रा के व्यवहार में शामिल करना। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने आसपास किसी के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाता है, या जब लोग अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समुदाय की भलाई के लिए काम करते हैं, तो वे वास्तव में उन्हीं आदर्शों को जी रहे होते हैं। बिल्कुल। ये इतिहास को वर्तमान में जीवंत रखने का एक तरीका है। बहुत खूब। और इसी संदर्भ में एक और कर्तव्य है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही व्यावहारिक लगता है। वो है 10वां कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। हम न्यूज़ में अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है, चाहे मुद्दा कुछ भी हो, सबसे पहला निशाना सरकारी बसें, स्ट्रीट लाइट्स या ट्रेनें होती हैं। हाँ, ये बहुत आम हो गया है। तो ये कर्तव्य हमें याद दिलाता है कि किसी विरोध प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना भी सीधे तौर पर देशभक्ति ही है। और इसके पीछे का तर्क बहुत ही सीधा है। सार्वजनिक संपत्ति आखिर है किसकी? हमारी ही तो है। बिल्कुल। वो किसी बाहरी शक्ति की नहीं है। वो नागरिकों के ही टैक्स के पैसों से बनी है। जब कोई बस या ट्रेन में तोड़फोड़ करता है तो वो वास्तव में अपना और अपने ही समाज का नुकसान कर रहा होता है। इसलिए देश के अंदर शांति बनाए रखना और हिंसा से दूर रहना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाहरी खतरों से देश को बचाना। मतलब हमारी आंतरिक शांति ही हमारी असली ताकत है। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई राष्ट्र और उसके प्रतीकों की। लेकिन हमारा संविधान सिर्फ राष्ट्र रूपी ढांचे तक सीमित नहीं रहता। ये थोड़ा और करीब आता है हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारे आसपास के पर्यावरण की तरफ। कर्तव्यों का एक पूरा हिस्सा ये बताता है कि हमें आपस में एक समाज के रूप में कैसे रहना है। जैसे धर्म, भाषा, क्षेत्र या जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर भाईचारे और सद्भाव को बढ़ावा देना। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए ये कर्तव्य संजीवनी की तरह काम करता है। बिल्कुल। इतनी भाषाएं, इतने धर्म,
हाँ, हमारी ताकत हमारी विविधता में ही है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खान पान। लेकिन ये विविधता तभी तक एक ताकत है जब तक उसके बीच सामंजस्य हो। ये कर्तव्य हमें संकीर्ण सोच से बाहर निकालकर एक साझा राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रेरित करता है, जहां इंसान की पहचान उसके इंसान होने से हो, न कि उसकी जाति या क्षेत्र से। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। और इसी सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए छठे कर्तव्य में एक बहुत ही प्रगतिशील बात कही गई है। ऐसी परंपराओं और प्रथाओं को त्यागना जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हों। एक संविधान में जो कि 1970s के दशक में लिखा जा रहा था, उसमें इतनी स्पष्टता से महिलाओं के सम्मान को सीधे संविधान से जोड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम है। मैं कहूंगी कि ये इस बात को रेखांकित करता है कि कोई भी देश केवल ऊंची इमारतें बनाने या आर्थिक प्रगति करने से विकसित नहीं हो जाता। सही बात है। एक समाज का असली विकास इस बात से मापा जाता है कि वो अपनी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। जब तक आधी आबादी को पूरी तरह से सम्मान और समानता नहीं मिलती, तब तक राष्ट्र अपनी पूरी क्षमता को हासिल नहीं कर सकता। बहुत सही कहा आपने। संस्कृति और समाज के साथ साथ हमारे स्रोतों में 8वां कर्तव्य ऐसा है जो मुझे सच में हैरान करता है। वो है वन, झील, नदियां और वन्यजीव सहित पर्यावरण की रक्षा करना और सभी जीवों के प्रति दया रखना। मतलब हम आमतौर पर यही सोचते हैं कि जंगलों को बचाना या झीलों की सफाई करना किसी पर्यावरण मंत्रालय का काम है या इसके लिए कोई सरकारी नीति होगी। वन्य जीवों और झीलों की रक्षा करने को सीधे तौर पर एक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य बना देना, ये बहुत ही अनोखा नजरिया है। ये वास्तव में हमारे पर्यावरण के प्रति एक बहुत ही समग्र या कह ले होलिस्टिक नजरिया है। ये दर्शाता है कि हमारा अपनी प्रकृति के साथ गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है। ये सिर्फ एक नीति नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये कर्तव्य हमें याद दिलाता है कि हम इस धरती के या इन जंगलों के मालिक नहीं हैं, हम केवल इनके संरक्षक हैं। अगर नदियां प्रदूषित होंगी, अगर वन्य जीव खत्म होंगे, तो मानव जीवन का कोई भविष्य नहीं बचेगा। मतलब पर्यावरण की रक्षा करना कोई एहसान नहीं है, ये हमारे अपने अस्तित्व को बचाने की एक बुनियादी शर्त है। एग्जैक्टली। तो एक तरफ हम अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को सहेज रहे हैं, नदियों और जंगलों को बचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये दस्तावेज हमें बहुत तेजी से भविष्य की ओर भी धकेलता है। बिल्कुल। और यहीं से हम उन कर्तव्यों की तरफ मुड़ते हैं जो पूरी तरह से आधुनिक सोच और भविष्य के निर्माण पर केंद्रित हैं। इनमें 9वां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी साइंटिफिक टेम्पर, मानवता और सुधार की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का संविधान में होना दुनिया के बहुत कम देशों में देखने को मिलता है। सच में? हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर नागरिक को लैब में जाकर वैज्ञानिक या रिसर्चर बनना है। हाँ, वरना तो सब साइंटिस्ट ही बन जाएंगे। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है तर्क के आधार पर सोचना, अंधविश्वासों से दूर रहना, सवाल पूछने की आदत डालना और हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसना। अगर हम इसे आज की डिजिटल दुनिया के चश्मे से देखें तो ये बहुत ही मजेदार और प्रासंगिक हो जाती है। मान लीजिए किसी के फोन पर व्हाट्सएप के जरिए कोई फॉरवर्ड मैसेज आता है कि कोई खास चीज खाने से या कोई मैसेज 10 लोगों को भेजने से कोई चमत्कार हो जाएगा। उफ, ऐसे मैसेजेस तो बहुत आते हैं। हाँ, और वो इंसान बिना सोचे समझे उस मैसेज को आगे भेज देता है। तो क्या वो सिर्फ एक गलत जानकारी फैला रहा है? नहीं। अगर हम इसे संविधान की नजर से देखें तो वो आंख मूंदकर विश्वास करके अपने मूल कर्तव्य का उल्लंघन कर रहा है। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। है ना? इसके विपरीत अगर वो व्यक्ति रुकता है, सवाल पूछता है, इंटरनेट पर तथ्यों की जांच करता है, तो वो वास्तव में अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन कर रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस दौर में हर फॉरवर्ड मैसेज पर सवाल पूछना भी एक तरह की देशभक्ति है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही शानदार और आज के समय का उदाहरण है। अंधविश्वास केवल पुरानी रूढ़ियों या कुप्रथाओं में ही नहीं होता, आज वो डिजिटल युग में नई शक्लों में सामने आ रहा है। फेक न्यूज के इस दौर में हर जानकारी पर सवाल उठाना, उसे तर्क के तराजू पर तौलना, यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जो समाज को मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। बिल्कुल। और जब हम भविष्य को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो जाहिर है कि बच्चों का जिक्र आएगा ही। यहाँ वो 11वां कर्तव्य सामने आता है जिसके बारे में हमने शुरुआत में भी बात की थी, जिसे साल 2002 में जोड़ा गया था। हाँ, शिक्षा वाला कर्तव्य। राइट। ये कहता है कि माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाने का अवसर दें।
अब यहाँ मेरे मन में एक उलझन है। बताइए। 2002 में ही शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार भी बना दिया गया था। सरकार ने कह दिया कि हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। तो फिर इसे माता-पिता के कर्तव्य के रूप में अलग से क्यों लिखा गया? क्या अधिकारों वाला हिस्सा काफी नहीं था? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार स्कूल बना सकती है, मुफ्त किताबें बांट सकती है, बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था कर सकती है। हाँ, बजट दे सकती है। बिल्कुल। यहाँ तक कि वो शिक्षा को एक अधिकार भी घोषित कर सकती है, लेकिन राज्य या सरकार की अपनी सीमाएं हैं। सरकार किसी बच्चे को सुबह बिस्तर से उठाकर उसका हाथ पकड़कर स्कूल नहीं ले जा सकती। अरे हाँ, ये तो प्रैक्टिकल बात है। वो काम केवल माता-पिता और परिवार का ही हो सकता है। ये महसूस किया गया कि शिक्षा केवल सरकार का काम नहीं है। बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का जो अंतिम कदम है, वो माता-पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह सीधे तौर पर देश के भविष्य यानी बच्चों से जुड़ा है। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला बिंदु है। अधिकार और कर्तव्य कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस सब का क्या मतलब है? हमने 1976 से लेकर 2002 तक के सफर को देखा। हमने राष्ट्रध्वज के सम्मान से लेकर पर्यावरण की रक्षा, वैज्ञानिक सोच और बच्चों की शिक्षा तक 11 कर्तव्यों की पूरी सूची को खंगाला। इन दस्तावेजों से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, वो ये है कि ये 11 मूल कर्तव्य नागरिकों पर डाला गया कोई बोझ नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक विकसित और अनुशासित राष्ट्र बनाने के लिए एक यूजर मैनुअल की तरह है। सही कहा। और जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी, भले ही इनके पीछे कोई कड़ा कानूनी दंड ना हो, लेकिन इनका पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये कर्तव्य एक पुल का काम करते हैं जो एक व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ते हैं। हमने शुरुआत इसी सवाल से की थी कि क्या बिना कानून तोड़े भी कोई एक खराब नागरिक हो सकता है? और ये चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक आदर्श नागरिक की असली पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि वो कानून के डर से सही काम करता है, बल्कि उसकी असली पहचान उसकी अपनी अंतरात्मा और सामूहिक जिम्मेदारी की उस भावना से होती है। बिल्कुल, जहां वो तब भी सही काम करता है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता। राइट।